ओके सर, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम साइंस 2 का नया लेसन पढ़ेंगे, सेकंड लेसन। सर दिख रहा है स्क्रीन? एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। ओके सर, एक सेकंड। हैंग हुआ, आपका स्क्रीन हैंग हुआ है, आप वापस कीजिए। हाँ अभी दिख रहा है सर, अभी दिख रहा है। ओके सर, चलिए बच्चों, साइंस 2। मोबाइल थोड़ा बच्चों टेढ़ा कर दो। हाँ, चलिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी 10वीं कक्षा भाग 2, पाठ क्रमांक 8, कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी। बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने ऑलरेडी कोशिका विज्ञान के बारे में अध्ययन किया। आज हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मगर बच्चों, आगे जैव प्रौद्योगिकी पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा कोशिका विज्ञान के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों की कोशिका क्या होती है, कोशिका किससे कहते हैं, हमारा पहला टॉपिक है। यस, आज के अध्ययन के घटक है हमारे बच्चों जैव प्रौद्योगिकी की संकल्पना, जैव प्रौद्योगिकी के लाभ, जैव प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक उपयोग और जैविका। जैव प्रौद्योगिकी मतलब बच्चों क्या होता है? जैव मतलब होता है जीव, जिसको बोलते हैं बायो, और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। इसके पहले बच्चों थोड़ा सा याद करते हैं हम लोग, कोशिका किसे कहते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया है कि शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो हमारा जो शरीर है, उस शरीर में जो सबसे छोटा से छोटा जो पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। फिर दिया गया बच्चों ऊतक। ऊतक किसे कहते हैं? तो शरीर के विशिष्ट कार्य करने के लिए जो हम कोशिका के जो समूह होते हैं, उन समूह को हम कहते हैं ऊतक। तो हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं? तो ऊतक के एक विशिष्ट कार्य होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि मांसपेशियों, जो हमारी मांसपेशियां होती है, उसमें जो ऊतक होते हैं, उनमें आकुंचन और प्रसरण होता है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं? हिल डुल पाते हैं। उसी तरह वनस्पतियों में भी ऊतक पाया जाता है। वो ऊतक होता है संवहनी ऊतक, जिसके द्वारा पानी एवं अन्न का संवहन करके शरीर के सभी भागों तक उसको क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। आगे है मूल कोशिका। मूल कोशिका मतलब क्या होता है बच्चों? मूल कोशिका ना कोशिका विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका के प्रकार, कोशिका की रचना और कोशिका के अंगक तथा कोशिका विभाजन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मूल कोशिका। तो ये जो हमारा बच्चों कोशिका विज्ञान का जो टॉपिक है, या बायोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं जीवशास्त्र, जीवशास्त्र की वह सबसे बड़ी शाखा है जिसके अंतर्गत हम अपने शरीर के विशिष्ट कोशिकाओं की रचना, कोशिका के प्रकार, कोशिका के अंगक तथा कोशिका विभाजन का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत, इस कोशिका विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्रों के बारे में बहुत ज्यादा क्या किया गया है? अध्ययन किया गया है। और ये जो अध्ययन है, ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन मनुष्य के स्वास्थ्य में लाया। अब हम पढ़ेंगे मूल कोशिका। तो जो जितने भी बहुकोशिकीय सजीव होते हैं, उनके शरीर की विशिष्ट प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, उन विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? मूल कोशिका। उन मूल कोशिका हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मूल कोशिका हमारे शरीर में पाए कहाँ जाती है? तो ये मूल कोशिका माता के गर्भाशय में जुड़ी गर्भनाल में पाई जाती है। जो हमारी मम्मी होती है, माता जी होती है, उनके गर्भाशय में जो गर्भनाल होता है, उनमें ये मूल कोशिका पाई जाती है। जो भ्रूण पैदा होता है माँ के पेट में, उसकी कोरकपूटी अवस्था में पाई जाती है। शरीर की रक्त में पाया जाता है ये मूल कोशिका, और इसके साथ साथ संयोजी ऊतक में भी ये मूल कोशिका पाया जाता है। तो आप पिछले लेक्चर में ऑलरेडी मूल कोशिका के बारे में अध्ययन कर लिया है। हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे बच्चों। कोशिका किसे कहते हैं? तो शरीर की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका को अंग्रेजी शब्द में सेल कहते हैं, जिसको लैटिन भाषा में सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। इसका मतलब हमारे शरीर का जो सबसे छोटा से छोटा पार्ट है, उसे हम क्या कहेंगे? कोशिका। कुछ सजीव जैसे जीवाणु के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, इसलिए हम उन्हें एक कोशिकीय सजीव कहते हैं। और कुछ सजीव जैसे मनुष्य, जैसे हम,
हमारे शरीर की जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए हमें क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय शरीर। बहुकोश का मतलब होता है हम शरीर का हर भाग करने के लिए हमारे अंदर अलग अलग कोशिका मौजूद होती है, इसलिए हम कैसे क्या कहते हैं, बहुकोश। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। 1839 ईस्वी में स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर होता है। ऐसा किसने सबसे पहले कहा, स्लाइडेन और स्वान ने, जिनके अनुसार हमारे शरीर, सजीव की जो शरीर होते हैं वह एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति किसी कोशिका से ही होती है। सजीव की सभी जैविक क्रियाएं, हमारे शरीर की जितनी भी जैविक क्रिया होती है, सांस लेना, संवहन करना और अपने शरीर से उत्सर्जन करना, ये सब कोशिका पर निर्भर होता है, कोशिका के भीतर होता है। कोशिकाओं के भीतर आवश्यक अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, जिनसे कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है, और सूचनाएं क्या होती हैं, अगली पीढ़ी से अगली कोशिकाओं में हस्तांतर होती है। तो ये तो हो गया बच्चों कोशिका के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ऊतक। ऊतक किसे कहते हैं, शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्रित हुए समान संरचना वाले कोशिका के समूह, बहुत सारे कोशिका को हम मिलाएंगे तो उसके समूह हम क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। प्रत्येक ऊतक स्वयं का एक विशिष्ट कार्य करता है। उदाहरण के लिए मांसपेशी ऊतक में अंकुचन और प्रसरण की क्षमता होती है, इसके द्वारा ही हम हिल डुल पाते हैं। वनस्पतियों में संवहनी ऊतक होता है, जिसके पानी और अन्न का संवहन शरीर के सभी भागों पर किया जाता है। ऊतक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं बच्चों, हिस्टोलॉजी। आगे बच्चों आज का जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है वो है जैव प्रौद्योगिकी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बच्चों देखो ध्यान से क्या दिया गया पॉइंट, मानवीय लाभ की दृष्टि से, हमारे मनुष्य जीवन के लाभ की दृष्टि से सजीवों में कृत्रिम पद्धति से जनुकीय बदलाव एवं संकरण करके सुधार लाने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसे कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो मनुष्य के लाभ की दृष्टि से सजीवों में जो कृत्रिम पद्धति से जो जनुकीय बदलाव किया जाता है एवं संकरण करके सुधार लाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे जैव प्रौद्योगिकी में कोशिका विभाजन, कोशिका विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैविक रसायन विज्ञान, परमाणुविक जीव विज्ञान और जनुकीय अभियांत्रिकी, इन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का समावेश होता है। मुख्य रूप से खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त हो, इस उद्देश्य से भी नए नए प्रयोग किए जाते हैं इस जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। जैव प्रौद्योगिकी का जो सबसे बड़ा उपलब्धि है वह है औषधि विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में प्रतिजैविक, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था बच्चों को, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक, जीवन सत्व और इंसुलिन। इंसुलिन बच्चों क्या होता है, इंसुलिन एक संप्रेरक है, जिसके माध्यम से जो मधुमेह रोगी होते हैं उन्हें यह संप्रेरक दिया जाता है। जब उनके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, तब ऐसे रोगी को इंसुलिन संप्रेरक दिया जाता है। तो ये जितने भी प्रतिजैविक, जीवन सत्व और इंसुलिन जैसे संप्रेरक है, इनके उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है, जिसकी वजह से आज मेडिकल साइंस को बहुत ही ज्यादा उपलब्धि हुई है। आगे देखते हैं बच्चों, प्रौद्योगिकी के मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का समावेश होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी में बच्चों पहला समावेश होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। तो सूक्ष्म जीवों की विभिन्न क्षमताओं का उपयोग करना, जैसे दूध का दही बनना, छोटे अल्कोहल तैयार करना। छोटे मतलब बच्चों क्या होता है, जो गन्ने का रस होता है, जो गन्ने के रस के बाद जो लास्ट में जो बचता है गन्ने और छोटा होता है, उस छोटे से क्या करते हैं, अल्कोहल तैयार करते हैं। तो ये जो विधि होती है सूक्ष्म जीव विज्ञान की, ये विधि किसके माध्यम से होती है, जैव प्रौद्योगिकी के। दूसरा बच्चों जैव रसायन विज्ञान, कोशिका के उत्पादन क्षमता का उपयोग करना, जैसे विशिष्ट कोशिका द्वारा प्रतिजैविक और टीकों का। तो आज जो भी टीकों का निर्माण हो रहा है, जैसे अभी आजकल हमारे वैज्ञानिक कोरोना वायरस के टीके का उत्पादन कर रहे हैं, तो इसके लिए भी जैव प्रौद्योगिकी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है, जिसकी वजह से आज बहुत सारी कोशिकाओं के उत्पादन क्षमता में इसका उपयोग हो रहा है। और अलग अलग तरह के बच्चों एंटीबायोटिक दवाइयां बनाई जा रही है, टीकों का निर्माण बनाया जा रहा है, तो ये सब जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से होता है। आणविक जीव विज्ञान, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन जैसे जैव अणुओं का मनुष्य के फायदे के लिए उपयोग करना ही क्या होता है, आणविक जीव विज्ञान कहलाता है, जिसके जो किसके माध्यम से होता है,
जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। जनुकीय परिवर्तन, जिसको बोलते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन। तो जनुकीय परिवर्तन करवा के मन चाहे गुणधर्म वाली वनस्पतियां, प्राणी, उसी प्रकार के विभिन्न पदार्थों का निर्माण करना, ये सब किसके माध्यम से हो रहा है आजकल? जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। जैसे बच्चों उदाहरण के रूप में दिया गया है, जीवाणुओं में जनुकीय परिवर्तन करते मनुष्य की वृद्धि के संप्रेरण निर्माण के लिए क्या करना, उसको विवश करना। कभी कभी क्या होता है, मनुष्य का शरीर वृद्धि करना बंद हो जाता है, वो एक समय के निश्चित समय के बाद क्या होता है, उसमें रुकावट आ जाती है। तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसको वृद्धि को क्या करते हैं, संप्रेरक को बढ़ाते हैं। आगे है बच्चों गैर जनुकीय जैव प्रौद्योगिकी। तो संपूर्ण कोशिका या ऊतकों का उपयोग किया जाता है, जैसे ऊतक संवर्धन करना, संकरित बीजों का निर्माण करना। तो ये सब बच्चों जो पांचों पार्ट है, ये सब विज्ञान की जीव शास्त्र की एक शाखा है जो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से होती है। आगे हम बच्चों देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी के लाभ। तो जो जैव प्रौद्योगिकी है, इसके कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी हैं। जैसा पृथ्वी पर खेती के भूमि सीमित होने के कारण आज हम जानते हैं कि हमारे, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे धरती पे पृथ्वी पर 29% भूमि है और 71% क्या है, पानी है। तो भूमि कम होता है और उस भूमि में से भी कुछ भूमि हम रहने के लिए उपयोग करते हैं और बहुत ही कम भूमि क्या करते हैं, हम खेती के लिए उपयोग करते हैं। तो खेती की भूमि सीमित होने के कारण उसमें जो प्रति हेक्टर अधिक उत्पादन लाना संभव हुआ है इस जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। दूसरा, वनस्पतियों की रोग प्रतिकारक नस्लें बनने से रोगों के नियंत्रण में होने वाला खर्च भी क्या हो रहा है, इसके माध्यम से कम हो रहा है। तो जो भी वनस्पतियों पे जो भी विभिन्न तरह के रोग लग जाते हैं, उन रोगों को नियंत्रण करने के लिए भी जैव प्रौद्योगिकी का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भाग है। तीसरा, शीघ्र फल धारण करने वाली वनस्पतियां। कुछ वनस्पतियां ऐसी होती है जिनमें शीघ्र फल धारण किया जाता है, जिसकी प्रजातियां विकसित होने के लिए प्रतिवर्ष अधिक उत्पादन लेना संभव हुआ है इस जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। वातावरण में तापमान में परिवर्तन, पानी की मात्रा, जमीन की उपजाऊ क्षमता, ऐसे बदलते पर्यावरण में भी टिके रहने वाली नस्लों का निर्माण करना इस जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव हुआ है। तो बच्चों ये एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी के लाभ क्या है। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खेती की भूमि सीमित होने के लिए प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन लाना संभव हुआ है। वनस्पति के रोग प्रतिकारक नस्लें बनने से रोगों पर नियंत्रण करने का इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। शीघ्र फल धारण करने वाली वनस्पतियों की प्रजातियां विकसित होने के लिए प्रतिवर्ष अधिक उत्पादन लाना संभव हुआ है। और हमारे वातावरण के तापमान में जो परिवर्तन, पानी की मात्रा, जमीन की उपजाऊ ऐसी क्षमता, ऐसे बदलते पर्यावरण में टिके रहने के लिए भी इसका बहुत ही ज्यादा लाभ है जैव प्रौद्योगिकी। देख सकते हैं बच्चों, जब इसको शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ, जैव प्रौद्योगिकी के लाभ, प्रति हेक्टेयर अधिक कृषि उत्पादन मिलता है इससे। वनस्पति की रोग प्रतिकारक नस्लें बनने से रोगों पर नियंत्रण होता है। शीघ्र फल धारण करने वाले वनस्पतियों की प्रजातियां विकसित होने में इस पर बहुत ही ज्यादा प्रतिवर्ष उत्पादन संभव हो चुका है। तापमान में परिवर्तन, पानी की मात्रा, जमीन की उपजाऊ क्षमता में कमी होने के पर और बदलते पर्यावरण में भी वृद्धि करने के लिए नस्लों का निर्माण इस जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो रहा है। आगे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है जैव प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपयोग है। तो फसलें प्रौद्योगिकी मतलब संकरित बीज और जनुकीय दृष्टि के उन्नत फसलें पैदा करना। दूसरा है बीटी कपास, तीसरा बीटी बैगन, गोल्डन राइस, तृणनाशक रोधी वनस्पतियां और जैविक। इन सभी में इसका बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक उपयोग है। अब हम एक का अध्ययन करेंगे बच्चों। जैव प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक उपयोग। पहला, फसल जैव प्रौद्योगिकी। कृषि क्षेत्र में इतना याद रखना बच्चों कि जो बायोटेक्नोलॉजी का जो सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ मिला है तो वह है कृषि क्षेत्र और मेडिकल साइंस, विज्ञान की शाखा। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि उत्पादकता एवं विविधता को बढ़ाने के लिए किया गया है। आज हम देख सकते हैं बहुत अलग अलग तरह की दालें उपलब्ध है, बहुत अलग अलग तरह के चावल उपलब्ध है, अलग अलग तरह की सब्जियां उपलब्ध है। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है बच्चों? ये फसल जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो रहा है। संकरित बीज, 2 अलग अलग फसलों के जनों को एकत्रित करके विभिन्न फसलों की संकरित प्रजातियां निर्माण की जाती है। फलों के लिए बड़े पैमाने पर क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। दूसरा, जनों की दृष्टि से उन्नत फसलें। बाहर के जनों को किसी फसल के जन के साँचे में डालकर
प्राप्त किए गए ऐच्छिक गुणधर्मों की फसलों को हम क्या कहते हैं, जनु की दृष्टि से उन्नत फसलें कहते हैं। इस पद्धति से फसलों का अधिक उत्पादन देने वाली रोग प्रतिकारक, प्रवाहक प्रतिकारक, तृणनाशक प्रतिकारक, अकाल तथा ठंडी की परिस्थिति में भी टिकने वाली वनस्पतियों की प्रजातियां इससे क्या हुई हैं, निर्माण हुई हैं। आगे देखते हैं तो बच्चों एक एक अध्ययन करेंगे हम। दूसरा बीटी कपास, तो बीटी कपास आपको बच्चों डायग्राम में दिख ही रहा है। बैसिलस यूरेंजाइसिस, इन जीवाणुओं से एक विशिष्ट जनुक निकालकर उसे कपास के जनुक से जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण कपास की एक बाढ़ इल्ली के लिए घातक होने वाला जहर जो होता है वो कपास की पत्तियों में से और बांड में तैयार होने लगता है। और इस बाढ़ इल्ली ने कपास की पत्तियां खाई तो ये जहर उसकी अन्न नलिका को नष्ट कर देती है। इससे इल्ली क्या होती है, मर जाती है। जिसके ये जो संभव हुआ है ये जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव हो चुका है। बीटी विज्ञान डायग्राम आप देख सकते हो बच्चों, बैगन का आकृति है। बीटी विज्ञान बैसिलस यूरेंजाइसिस, तो बीटी में मतलब क्या होता है बच्चों, तो ये जो जीवाणु है बैसिलस यूरेंजाइसिस, इस जीवाणु की वजह से उसका नाम बीटी दिया गया है। तो इसमें भी मिलने वाले जनु का उपयोग करके बीटी बैगन तैयार किए जाते हैं। बीटी कपास जैसे ये बैगन भी सुधारित नस्लें कीटों का क्या करती है, नाश करती है। गोल्डन राइस देख सकते हो बच्चों आप, ये जो राइस है, वैसे तो राइस सफेद कलर का होता है, मगर इस जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से गोल्डन राइस की प्रजातियां भी बनाई जाती है। धान की इस प्रजाति में जीवन सत्व ए, जिसको कहते हैं बीटा कैरोटीन, निर्माण करने वाले जनुक डाले गए हैं। 2005 में निर्मित किए गए गोल्डन राइस 2 में साधारण चावल के अपेक्षा 23 गुना अधिक बीटा कैरोटीन मिलते हैं। तो ये सब किसके माध्यम से हुआ है बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी। तृणनाशक रोधी वनस्पतियां, तृण के कारण वनस्पतियों की वृद्धि में बाधा निर्माण होती है। तृणों का नाश करने के लिए तृणनाशकों का उपयोग किया जाता है, इसलिए तृणनाशक रोधी वनस्पतियों का निर्माण किया जा रहा है। इससे बाहर निकलने वाले रसायन से तृणों पर नियंत्रण पाना क्या है, आसानी से संभव हो सकता है। देख सकते हैं बच्चों हमको डायग्राम में, ये मक्का दिया गया है और मक्का के जो उसमें जो जनु के परिवर्तन करके उसके अंदर जो परिवर्तन दिख रहा है आपको, लाल लाल मक्का, वो सब किसके माध्यम से हो रहा है बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी। आप देख सकते हैं बच्चों गोभी, पहले गोभी सफेद कलर की आती थी, अभी गोभी हरी भी हो गई, पर्पल भी हो गई, बैगनी। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी। पपीता आप देख रहे हो बच्चों, बैगन, ये रहा बच्चों बीटी कपास और गोल्डन राइस। तो ये जो कुछ फसलें हैं, ये फसलों का जो निर्माण हुआ है अधिक से अधिक फसलों का, ये सब बच्चों बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी का विकास, तो भारत भी बहुत ज्यादा ही इस जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के विकास के पीछे लगा हुआ है। सन 1982 वर्ष में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी मंडल की स्थापना की। 1986 में इस मंडल का रूपांतरण उसने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग में किया गया। तो सन 1982 में मंडल की स्थापना हुई, उसके बाद 1986 में इसका रूपांतरण जैव प्रौद्योगिकी विभाग में किया गया। आज भारत की कई संस्थाएं इस जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान के अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य कर रही है, जैसा इस विभाग में आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू एंड सेल कल्चर, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इन सभी संस्थाओं का समावेश इस जैव प्रौद्योगिकी विभाग में किया गया है। इस संस्थाओं में बच्चों उच्च शिक्षा की एवं संशोधन कार्य करने की सुविधा भी की गई है, जिससे आज हजारों छात्र स्नातक की शिक्षा, स्नातक मतलब डिग्री लेकर संशोधन द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के सहयोग से देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आज भारत भी इस बायोटेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान दे रहा है। देख सकते हैं भारत में जैव प्रौद्योगिकी का विकास, तो इसके विकास की स्थापना कब की गई, सन 1982 में इसके मंडल की स्थापना की गई। शॉर्टकट में लिखा हुआ बच्चों देख लो ध्यान से। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना सन वर्ष 1986 में किया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं काम करती हैं। पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, दूसरा नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यूज एंड सेल कल्चर, तीसरा नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, चौथा नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, पांचवा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य करके आज बहुत सारे छात्र स्नातक और
स्नातकोत्तर की शिक्षा की सुविधा भी ग्रहण कर रहे हैं इस बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। आगे बच्चों, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट, सबसे आखिरी पार्ट है जैविक खाद, जिसको कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। तो आज जो भी खेतों में जो खाद यूज किया जा रहा है जैविक खाद, ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जैविक प्रौद्योगिकी, जो जैव प्रौद्योगिकी है उसके माध्यम से इसको अच्छी बनाई जा रही है, जिसकी वजह से अधिक से अधिक खादों की वजह से अधिक फसलें निर्माण हो सके। रासायनिक खादों का इस्तेमाल न करके जैविक खादों का उपयोग करने से फसलों की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की तथा फॉस्फेट घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे मुख्य रूप से राइजोबियम, एजोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनबीना, इन जीवाणुओं का तथा एजोला नामक वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है। ऊतक संवर्धन के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में ऑलरेडी जानकारी हासिल कर ली है बच्चों। ऊतक संवर्धन के कारण वनस्पतियों में जो जनुकीय सुधार करना संभव हो चुका है। इसके अतिरिक्त उन वनस्पतियों के गुणधर्म अगली पीढ़ी में भी क्या रहते हैं, अस्थायी रहते हैं। तो ये जो जैविक खाद का जो निर्माण है, ये कहें, ये जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो पाया है। तो बच्चों, ये जो मुख्य रूप से जो जीवाणु का नाम दिया है, इसको नाम में आप याद रखना, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक और एनबीना, ये सब जीवाणु किसमें उपयोग हो रहे हैं, जैविक खाद में। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा पाठ आज समाप्त होता है। मैं थोड़ा सा बच्चों रिवीजन ले लेता हूँ, छोटा सा रिवीजन, ताकि आपको कुछ डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो। देखो बच्चों, आज का हमारा जो अध्ययन घटक है वो है जैव प्रौद्योगिकी की संकल्पना, जैव प्रौद्योगिकी के लाभ, उसके व्यवहारिक उपयोग और जैविक खाद। तो ये सब तो बच्चों हम लोगों ने पिछले बार पढ़ ही लिया, तो उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जैव प्रौद्योगिकी। तो हमारे मनुष्य लाभ की दृष्टि से जो सजीव में कृत्रिम पद्धति से जो जनुकीय बदलाव एवं संकरण करने की जो सुधार करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। हम अपने मनुष्य जीवन को मनुष्य लाभ की दृष्टि से जितना अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अच्छा बनाने के लिए हमें इस जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पड़ता है। ये परिभाषा बच्चों एक मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। इस जैव प्रौद्योगिकी में कोशिका विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, परमाणु जीव विज्ञान, तो आप देख सकते हो बच्चों, ये सब में विज्ञान विज्ञान लिखा है। इसका मतलब ये जीव विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा है। इसमें जनुकीय अभियांत्रिकी, इन वैज्ञानिकों का भी समावेश किया गया है। मुख्य रूप से खेती में, देखो ध्यान से बच्चों, सुनो ध्यान से, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसका दो उपयोग सबसे ज्यादा है, एक खेती में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए और एक औषधि विज्ञान। तो देखो यहाँ लिखा गया है कि मुख्य रूप से खेती में अधिक उत्पादन प्राप्त हो, इस उद्देश्य से नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं इस जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। औषधि विज्ञान, मेडिकल साइंस में प्रतिजैविक, जीवन सत्व और इंसुलिन। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक, जीवन सत्व मतलब विटामिन, और इंसुलिन मतलब होता है एक ऐसा संप्रेरक जिसकी वजह से मधुमेह को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है। तो सब बायोटेक्नोलॉजी देखो बच्चों दिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी के मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव विज्ञान में, जैव रसायन विज्ञान में, आणविक जीव विज्ञान में, जनुकीय परिवर्तन में और गैर जनुकीय जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके लाभ वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी पर जैसा कि हम जानते हैं कि खेती के लिए जमीन बहुत सीमित है और प्रति हेक्टेयर में अधिक उत्पादन करने के लिए इस बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। वनस्पति की रोग प्रतिकारक नस्लें को में रोगों को नियंत्रण करने के लिए इसके वजह से खर्च कम हो रहा है। शीघ्र फल धारण करने वाले वनस्पतियों की प्रजातियां विकसित होने से प्रतिवर्ष अधिक उत्पादन हो रहा है इस जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तापमान में परिवर्तन, पानी की मात्रा, जमीन की उपजाऊ की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इसके व्यवहारिक उपयोग बच्चों, संकरित बीज, जनुकीय दृष्टि के उन्नत फसलें में, बीटी कपास में, बीटी बैंगन में, गोल्डन राइस में, तृणनाशक रोधी वनस्पतियों में और जैविक खाद में। देख सकते हो आप बच्चों जैविक प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक उपयोग। हम क्यों बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संकरित बीज को उत्पन्न करने के लिए, जनुकीय दृष्टि से उन्नत फसलें बनाने के लिए, और इसकी वजह से रोग प्रतिकारक, प्रभावात्मक प्रतिकारक और तृणनाशक प्रतिकारक, अकाल और ठंडे की परिस्थिति में टिकने वाली वनस्पतियों को प्रजातियों को बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। बीटी कपास में जो बैसिलस यूरिनजाइसिस जो जीवाणु होता है, जिसकी वजह से उस बाण बिल्ली के लिए जो घातक जहर होता है उसको अलग किया जाता है इस जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। बीटी बैगन में भी बैसिलस यूरिनजाइसिस जैसे जीवाणु को अलग करने के लिए इस बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। गोल्डन राइस, धान की प्रजाति में जीवन सत्व 1 की मात्रा को बढ़ाने के लिए
अधिक से अधिक मात्रा को बढ़ाने के लिए गोल्डन राइस में जैव प्रौद्योगिकी किया जाता है, जिसके वजह से साधारण चावल में 23 गुना अधिक बीटा कैरोटीन मिलते हैं। तृणनाशक रोधी वनस्पतियों को में जो वृद्धि में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको दूर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आगे भारत ने बहुत ही ज्यादा इस बायोटेक्नोलॉजी में विकास किया है। सन 1982 में उसने राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी मंडल की स्थापना की। सन 1986 में उसी ने क्या किया, इसी मंडल का रूपांतरण जैव प्रौद्योगिकी विभाग में किया। आज जिसके अंतर्गत बहुत सारे संस्थाएं काम कर रही हैं, जैसा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यूज एंड सेल कल्चर, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इन सब में भारत देश ने इस प्रगति में बहुत ज्यादा क्या किया, अपना योगदान दिया है। ये हो गया बच्चों जैविक खाद। बच्चों लास्ट टॉपिक, तो रासायनिक खादों का इस्तेमाल न करके हमें जैविक खाद का उपयोग करके अधिक से अधिक फसलें पैदा करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक एंड वीनम, इन जीवाणुओं का तथा एजोला नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है, जो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो रहा है। तो बच्चों पाठ अपना यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको इसमें कुछ भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है बच्चों तो आप पूछ सकते हो। किसी कोई डाउट है बच्चों? माइक चालू करो। हाथ उठा बेटा, नीलम है, नीलू। हाँ बोलो, माइक चालू करो, नीलम, नीलू। बोलो बच्चों। खुशबू बिन, माइक चालू करो, बोलो। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर ओजोला ये कौन सा काम करता है? हाँ बेटा क्या बोले? मैंने कहा कि ये ओजोला जैविक खाद ये कौन सा काम करता है? बेटा ये जो बहुत सारे रासायनिक खाद जो आज खेतों में यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से खेतों की जो मिट्टियां होती है वो अनउपजाऊ होती है कुछ समय बाद, तो हमें क्या करना है, ऐसे खादों रासायनिक खादों का उपयोग न करने के बजाय जैविक खादों का उपयोग करना है, जो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो रहा है। तो उसमें एक वनस्पति है, वो एजोला है, वो एजोला वनस्पति है, और जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या किया है, उसका रूपांतरण किया गया है ताकि उसमें अधिक से अधिक फसलें पैदा हो और अधिक से अधिक क्या हो, वो खाद को अच्छा बनाया जा सके, जिससे क्या हो सके, खेतों की मिट्टी जो हो वो उपजाऊ हो सके और अधिक से अधिक फसलें पैदा हो सके। तो बेटा वो वनस्पति का नाम है एजोला। धीरज सर। हाँ सर। थोड़ा ही कंटेंट बचा था क्या पढ़ाने के लिए? हाँ सर, आप थोड़ा ही कंटेंट दिया था बस। उसमें संकल्पना था, लाभ था, व्यवहारिक उपयोग था, बस तीनों टॉपिक था। ओके सर। ये बच्चा रुको एक मिनट सर।